दोस्तों, साथियों, नमस्कार। द पाठशाला ऑनलाइन में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं एक लेखक के पास, एक ऑथर के पास, जिनके अब तक 1 दर्जन से अधिक उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं। आज हम उनकी लाइब्रेरी में आए हैं, जहाँ पर वो बैठ कर के लेखन करते हैं, पठन-पाठन करते हैं, देश-दुनिया के तमाम मुद्दों से जूझते हुए अपनी लेखनी में उसे उतारते हैं। प्रोफ़ेसर विकास शर्मा सर के पास। तो आज हमारे इस पॉडकास्ट में खास विषयों पर चर्चा होगी, विश्वविद्यालय की राजनीति पर चर्चा होगी और तमाम ऐसे मुद्दे जो विश्वविद्यालयों में केंद्र में रहते हैं। तो बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका। स्वागत आपका है कि आप मेरी लाइब्रेरी में आए हैं। जी, तो सर जहाँ विश्वविद्यालय कभी राजनीति का नामो-निशान उस दृष्टि से नहीं होता था, विचार जहाँ पनपते थे, जहाँ नए-नए शोध होते थे, अन्वेषण होते थे, आजकल कुछ ज़्यादा ही वहाँ राजनीति होने लगी है। तो आप चूँकि एक लेखक भी हैं और एक शिक्षक के रूप में भी वहाँ कार्य कर रहे हैं, तो इस वर्तमान परिदृश्य को आप कैसे देखते हैं? देखिए, विश्वविद्यालय हमेशा राजनीति के केंद्र रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। जी। 1975 में आपातकाल के समय जब जयप्रकाश नारायण ने देश के छात्रों से कहा था कि वो विश्वविद्यालय छोड़कर और एक तानाशाह को बाहर निकालने के अपदस्थ करने के लिए आए, उस समय सारे विश्वविद्यालयों में शिक्षक छात्र राजनीति प्रारंभ हुई थी। राजनीति कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन राजनीति का स्तर गिरता जा रहा है। जी। एक ज़माना था कि विश्वविद्यालयों में बौद्धिक चर्चाएँ होती थीं, अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर चर्चाएँ होती थीं, लेकिन अब बहुत कम विश्वविद्यालय ऐसे बचे हैं जहाँ छात्र और छात्राएँ विश्वविद्यालय की कैंटीन में बैठकर या लाइब्रेरी के ग्राउंड में बैठकर या कक्षाओं में बैठकर राजनीतिक वार्ता कर सकें। मुझे लगता है कि जेएनयू और बीएचयू और एएमयू कुछ बड़े विश्वविद्यालयों को छोड़कर भारत के विश्वविद्यालयों में छात्रों में राजनीतिक समझ की कमी है और राजनीतिक विषयों पर बच्चे आजकल बात नहीं करते। आप मेरठ विश्वविद्यालय शिक्षक संघ, जो मोटा का नाम से जाना जाता है, वहाँ भी आपका लंबे समय का अनुभव है और अब विगत 8 वर्षों से आप अंग्रेजी विभाग में कार्य कर रहे हैं। तो ये आप विश्वविद्यालय की राजनीति और कॉलेजों की राजनीति को बखूबी जानते समझते हैं। तो वर्तमान में क्या अंतर आया है? जैसे आपने अभी कहा कि राजनीति के केंद्र तो रहे हैं, लेकिन परिवर्तन हो चुका है अब। देखिए, राजनीतिक विषयों पर अक्सर बातचीत करने वाले लोग ह्यूमैनिटीज के प्रोफेसर रहते हैं, सोशल साइंस के प्रोफेसर रहते हैं। जी। साइंस वाले जनरली इनसे बचते हैं। लेकिन मैंने अभी भी आपसे कहा कि महाविद्यालयों में और विश्वविद्यालयों में दोनों में मूलभूत अंतर ये है कि कोई भी व्यक्ति किसी विचारधारा के बारे में स्पष्ट बोलना नहीं चाहता। सामान्यतः लोग जो विचारधारा जिस समय चल रही होती है और सत्तारूढ़ पार्टी की विचारधारा होती है, उस पर तो लोग खुलकर बोलते हैं समर्थन में। जी। बाकी विचारधाराओं में उन पर नहीं बोलते। मैंने अपने पहले साक्षात्कार में भी कहा था कि इस समय विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में ज्यादातर लोग एक ही विचारधारा के पोषक होने का अभिनय करते हैं। जी। विभिन्न विचारधाराएं, राइटिस्ट, लेफ्टिस्ट, सोशलिस्ट, ये विचारधाराएं अब विश्वविद्यालय महाविद्यालय में नहीं रही हैं। यही दुर्भाग्य का विषय है। वर्तमान में आप जो अंग्रेजी शिक्षकों का एक संगठन है, लगभग 85 वर्ष से अधिक पुराना वो शिक्षक संगठन है, आप उसके महामंत्री हैं और अलग-अलग तरह से उसमें आप काम करते हैं। तो जो आपको लगता है विश्वविद्यालयों की प्रमुख समस्याएं क्या हैं? विश्वविद्यालयों की प्रमुख समस्याएं हैं, अकादमिक स्तर गिर रहा है। मुझे याद है जब मैं विश्वविद्यालय में, इसी विश्वविद्यालय में एमए का विद्यार्थी था, तो एक शैक्षणिक स्तर अच्छा था, लेकिन हम रैंकिंग के नाम पर, नेक के नाम पर सब कुछ पा लेते हैं, लेकिन धरातल पर ऐसा नहीं लगता कि बहुत बड़ा चेंज आ गया है। समस्या ये है कि सरकारों के हस्तक्षेप बढ़ गए हैं, विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता खतरे में है और राजनीतिक नेताओं का विश्वविद्यालय में आना जाना बहुत ज़्यादा हो गया है। हर पार्टी के लोग रोज वहाँ कार्यक्रम होते हैं और ऐसा लगता है कि कुलपति और विश्वविद्यालय के अधिकतर प्राध्यापक इस काम में लगे रहते हैं कि सत्तारूढ़ पार्टी के लोगों को बुलाकर कैसे प्रसन्न किया जाए, उन संबंध कैसे बनाए जाएं। और इसलिए विश्वविद्यालय एक स्वस्थ बहस के केंद्र तो रहे नहीं है। केवल राजनीति जो हो रही है वो सत्तारूढ़ पार्टी के आसपास घूमती है। हमारे लगातार कार्यक्रम होते हैं, आपने देखा हमारे विश्वविद्यालय में अभी भीम आर्मी का एक कार्यक्रम हुआ और जिस तरह में एक हिस्ट्री सीटर को, एक गैंगस्टर को मंच पर बैठाया गया, मुझे तो आश्चर्य होता है कि कैसे विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस कार्यक्रम की अनुमति दी। एक दौर ये था कि विश्वविद्यालयों में एक अच्छी राजनीति होती थी, छात्र राजनीति होती थी। उसको यही कह कर के एक तरह से प्रतिबंधित किया गया कि इससे माहौल खराब होता है, शैक्षणिक माहौल प्रभावित होता है। जब आप कह रहे हैं लगातार वहाँ इस तरह की गतिविधियां हैं, तो अब भी स्थिति तो वही है। छात्र संगठन आपने बैन कर दिए हैं, लेकिन आप जो सत्ताधारी पार्टियों के लगातार कार्यक्रम करा रहे हैं। देखिए, मैं सत्तारूढ़ पार्टी के कार्यक्रम का विरोधी नहीं हूँ। मेरा कहने का विश्वविद्यालय समस्त विचारधाराओं के केंद्र बनने चाहिए। सोशलिस्ट थॉट भी हो,
राइटिस्ट भी हो, लेफ्टिस्ट भी हो, सेंट्रिस्ट भी हो, हमारा स्वस्थ बहस हो। क्या कारण है कि जेएनयू में आज भी स्वस्थ बहस हो रही है, जी लेकिन इन राज्य विश्वविद्यालयों में अक्सर देख रहा हूँ इन स्वस्थ बहस के लिए कोई जगह नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि हमारे शिक्षक, हमारे प्राध्यापक साथी हमारे विद्यार्थियों को राजनीतिक रूप से प्रशिक्षित करें, उन्हें राजनीतिक ज्ञान दें। कभी कभी मुझे लगता है कि जब हमारे छात्र टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ते पाठ्यक्रम की, तो राजनीतिक किताबें, राजनीतिक विचारधाराएं, राजनीतिक व्याख्यान तो सुनते नहीं है। देखिए, उनके पास एक राजनीतिक परिपक्वता का अभाव है। छात्र संघ के चुनाव तो होने चाहिए, लेकिन छात्र संघ के चुनावों के बाद भी भरोसा नहीं है तो छात्र प्रतिनिधि कराएंगे, वो छात्र प्रतिनिधि राजनीतिक रूप से परिपक्व होंगे। मुझे इसमें शंका है। वर्तमान जो माननीय कुलपति है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की, अभी यहाँ दीक्षांत समारोह हुआ तो उससे पूर्व जो यहाँ छात्र नेता हैं वो लगातार उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, अनेक अनियमितताओं के जो आरोप भी वहां लग रहे थे। और अभी ये हुआ तो उससे पहले उनको एक तरह से नजरबंद कर दिया गया। तो इसको आप कैसे देखते हैं, जो दमनकारी एक तरह की नीति है, छात्रों की समस्याएं या उनकी बातें नहीं सुनी जा रही हैं? आपकी बात में दो बात निहित है। प्रथम बात तो ये कि दीक्षांत समारोह का स्तर गिरता जा रहा है। दीक्षांत समारोह का प्रोटोकॉल हुआ करता था, इस समय ये काम होगा, कलाधिपति आएंगी, शोभा यात्रा होगी, मेडल वितरण होगा, लेकिन अब वो केवल सांस्कृतिक कार्यक्रम से रह गए हैं, उनका कोई स्तर तो बचा नहीं है। जी। नंबर 2, छात्र प्रतिनिधियों को या छात्र नेताओं को, छात्र संगठनों को अगर अपनी महामहिम गवर्नर से मिलने की अनुमति न दी जाना, ये अपने आप में इस बात का द्योतक है कि कहीं हम इमरजेंसी तो नहीं बढ़ रहे हैं। अगर हमारी गवर्नर छात्र संघ के लोगों से, छात्र मिल लेती तो इसमें कौन सा पहाड़ टूट जाता, ये अपने आप में अलग बात है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, कुलपतियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहते हैं, उन पर भी लग रहे हैं, लेकिन मुझे कभी कभी लगता है कि कुलपति को खुलकर सामने आना चाहिए। और जब विश्वविद्यालय के छात्र नेता उन पर लगातार आरोप लगा रहे हैं और ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जो मैं यहाँ नहीं बोल सकता, तो या तो उनका श्वेत पत्र जारी करें, व्हाइट पेपर जारी करें, ऐसा नहीं है। और अगर वो गलत कर रहे हैं तो उन छात्र नेताओं के खिलाफ मानहानि का केस सेशन कोर्ट में दाखिल होना चाहिए कि वो हमारे कुलपति को बदनाम क्यों कर रहे हैं। कुलपति का शांत रहकर बैठ जाना, इससे लगता है शुतुरमुर्ग पॉलिसी है, ऑस्ट्रिच पॉलिसी है। तूफान सामने खड़ा है, उसका मुकाबला करें। अगर मेरे खिलाफ कोई आदमी आरोप लगाएगा तो मैं उसका मुकाबला करूंगा जी। लेकिन कुलपति का उन पर जवाब ना देना, और कुलपति कार्यालय में जिस तरह पिछले दिनों छात्र नेताओं ने गुंडागर्दी करी और बिल्कुल बांग्लादेश की तरह उनके सोफे पर लेट गए, उनके काजू खाने लगे, उनके टेबल पर बैठ गए, उसके बाद भी वो छात्र नेता आज तक गिरफ्तार नहीं हुए। शिकायत अज्ञात के नाम पर हुई, और जो छात्र नेता वास्तव में छात्र मुद्दे उठा रहे थे उन पर केस लगा दी गई। ये जो विरोधाभास है ना, ये अपने आप में चिंता का विषय है। आप छात्र जो संगठन है उनकी जो मांग है उसकी आप एक तरह से पैरवी करते हैं कि वो चुनाव होने चाहिए। जो लगातार विश्वविद्यालय चौधरी चरण सिंह में नैक में A++ ग्रेड मिला है और अन्य जो भी रैंकिंग है उनमें भी वो न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वो उसमें स्थान पा रहे हैं। तो इस विषय में आपका क्या कहना है? मुझे लगता है कि नैक एक्रेडिटेशन हमारे विश्वविद्यालय को A+ पर मिला है, एक गर्व की बात है। मैं भी खुश हूँ, विश्वविद्यालय में प्राध्यापक हूँ, पर कभी कभी हमें इस पर विचार करना होगा। जब एक JNU का प्रोफेसर नैक एक्रेडिटेशन में रिश्वत लेते पकड़ा जाता है जी, तो ये सब क्या है। और कभी कभी मुझे लगता है कि हर समय लगातार जो रैंकिंग लगातार आ रही है विश्वविद्यालय की, कहीं ये सिंथेटिक तो नहीं है, कहीं ये बनाई गई तो नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि धरातल पर जो दिखाई दे रहा है वो उतना नहीं दिखता है। आप इसी विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की आपने। 2025 में जब हम बात कर रहे हैं तो जब आपने शिक्षा ली यहाँ से, जब पठन पाठन का कार्य किया और आप अध्यापक के रूप में यहाँ का, तो कितना अंतर देखते हैं? अंतर बहुत ज्यादा है। पहली बात तो कि विश्वविद्यालय में PG लेवल के बच्चे आया करते थे, MPhil और PG के बच्चे। मुझे लगता है कि आपने जब स्नातक कक्षाओं के छात्रों को विश्वविद्यालय में अलाउ किया तो स्तर गिरा जी। वो बच्चे 12वीं पास कर करके आए, उनका वही कल्चर था, मिक्सिंग बॉयज एंड गर्ल्स एंड खाना पीना, घूमना फिरना, पार्टी सार्टी, वो एक स्वस्थ केंद्र था। जब हम पढ़ते थे इसका नाम था इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज, उच्च अध्ययन संस्थान, और अच्छे मेरिट से लोग आते थे। आज ही मेरिट से आ रहे हैं, लेकिन कोई आवश्यकता नहीं थी कि विश्वविद्यालय कैंपस में UG लागू की जाए, तो स्तर गिरा है, और स्तर हर तरफ से गिरा है। मुझे याद है इस विश्वविद्यालय में कई ऐसे प्राध्यापक हुआ करते थे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विद्वान थे, ख्याति प्राप्त थे अपने विषय में। मुझे याद है कि प्रोफेसर रमेश मोहन जो CIFL हैदराबाद में बाद में रहे, वो इस विश्वविद्यालय के कुलपति थे। मुझे याद है प्रोफेसर BR चौहान समाजशास्त्र में अंतर्राष्ट्रीय हस्ती थे। मुझे याद है मुझसे पूर्व प्रोफेसर मूर्ति साहब इस विश्वविद्यालय में बॉटनी में थे जी। मुझे याद है प्रोफेसर TR शर्मा,
प्रोफेसर मनोरमा त्रिखा, एक एक विषय के विद्वान लोग हुआ करते थे। जी। लेकिन आज प्रोफेसर तो हैं, लेकिन वो अपने विषय के ख्याति प्राप्त लोग नहीं हैं। ये बात सच है, सभी को स्वीकार करनी होगी। जहाँ एक तरफ आपने कहा और बाकी तमाम तरह इस चर्चाएँ भी चलती हैं कि जब से यूजी के कोर्सेज़ विश्वविद्यालय में आए तो उसकी जो शैक्षणिक गुणवत्ता है वो प्रभावित हुई है। जब आपने शिक्षकों की बात की कि जो ख्याति प्राप्त शिक्षक थे अब वो स्तर शिक्षक के स्तर पर भी गिरा है। क्या जो सेल्फ फाइनेंस कोर्स की लगातार बाढ़ आ रही है, वहाँ जो शिक्षकों की लगातार नियुक्तियाँ हो रही हैं, उसको भी आप इस दृष्टि से देखते हैं कि वहाँ स्तर गिरा है? देखिए, निश्चित रूप से कभी-कभी मुझे लगता है किस तरह सरकार सेल्फ फाइनेंस विश्वविद्यालयों को अनुमति दे रही है। हमारे मेरठ में 5-6 विश्वविद्यालय हैं, लगातार कॉलेज खुल रहे हैं और वो नॉन अटेंडिंग कॉलेज हैं। वहाँ जो फर्नीचर है ना, वो कभी यूज़ नहीं हुआ है और कभी क्लास नहीं हुई है, सिर्फ इंस्पेक्शन हुआ है, एग्ज़ाम हुए हैं। तो ये अपने आप में चिंता का विषय है और शिक्षा का स्तर लगातार गिर रहा है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि सेल्फ फाइनेंस यूनिवर्सिटीज़ पीएचडी की डिग्री जिस तरह दे रही हैं, वो चिंता का विषय है। अब पीएचडी करना बहुत आसान काम हो गया है। जी। मुझे लगता है कि हाई स्कूल पास करना ज़्यादा कठिन है, पीएचडी करना ज़्यादा आसान है। हम आप जहाँ बैठ कर के बात कर रहे हैं, मेरठ के नज़दीक एक विश्वविद्यालय हापुड़ में पकड़ा गया है, वो लगातार डिग्रियाँ बाँट रहा था। तो ये तो वास्तव में चिंता का विषय तो है ही। मुझे लगता है प्राइवेट विश्वविद्यालय में कुछ विश्वविद्यालयों ने अपना स्तर बनाकर रखा है। उदाहरण के लिए एमआईटी यूनिवर्सिटी, जी। उनका एक लेवल है। जी। एसआरएम यूनिवर्सिटी में देखता हूँ मोदी नगर में, उनका बहुत अच्छा लेवल है। जी। गिने चुने विश्वविद्यालय हैं, जी, बाकी जी। विश्वविद्यालयों ने डिग्री बांटने के केंद्र बन गए हैं और पता नहीं सरकारें क्यों इनको एफिलिएशन दे रही हैं, क्यों इनको मान्यताएं दे रही हैं, क्यों इनको अलाउ कर रही हैं, मेरे समझ में तो आता नहीं है। जी। जैसा मैंने पूर्व में ज़िक्र किया कि आप मूटा के भी नेता रहे हैं, यानी शिक्षक नेता के रूप में आपने कार्य किया है। अब आप लगभग 8 वर्षों से विश्वविद्यालय में शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो क्या आपने कभी यहाँ माँग नहीं रखी कि जब कॉलेजों में शिक्षक संघ है, तो विश्वविद्यालय में शिक्षक संघ क्यों नहीं है? देखिए, नेक की टीम आई थी विश्वविद्यालय में और एक शाम का प्रोग्राम चल रहा था। नेक के एक सम्मानित सदस्य ने कहा कि आपका शिक्षक संघ नहीं है? तो एक बड़ी वरिष्ठ प्राध्यापक खड़ी हुई, उन्होंने कहा इसकी आवश्यकता ही नहीं है। फिर मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा आवश्यकता क्यों नहीं है? क्या राम राज्य है? क्या शिक्षक संघ बनाना कोई बुरी बात है? देश के अनेक विश्वविद्यालयों में शिक्षक संघ है, जेएनयू में है, डीयू में डूटा है, लखनऊ में है। यहाँ के शिक्षक संघ बनाना नहीं चाहते। उसके पीछे कारण मैंने पिछले साक्षात्कार में कहा था कि सेल्फ फाइनेंस कॉलेज का बढ़ना वो कहीं ना कहीं हमारे प्राध्यापकों को कमजोर बना रहा है और कुलपति के निकट रहना, उनसे फेवर पाना, पैनलों में नाम डलवाना, ये सब उन्हें अनुमति नहीं देता कि शिक्षक संघ की स्थापना हो। मैंने अनेक बार प्रयास किया, लेकिन कोई भी व्यक्ति शिक्षक संघ बनाने तैयार नहीं हुआ। अंततः मैंने उसका विचार छोड़ दिया और मैं अपने पढ़ने पढ़ाने के काम में लग गया। जो वर्तमान कुलपति हैं, लगातार आपका उनसे अलगाव दिखाई देता है और ये कई स्तर पर दिखाई देता है। वहाँ बहुत सारे कार्यक्रमों में आपकी उपस्थिति दर्ज नहीं रहती है, तो इसको किस दृष्टि से देखा जाए? देखिए, विश्वविद्यालय की कुलपति जिस तरह की व्यवहार करती हैं अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ, बड़ा इम्परेटिव है। इम्परेटिव होना कोई बुरी बात नहीं है, वो अधिकारी हैं, लेकिन उसमें ऐसा लगता है कि हम कोई बहुत छोटे कर्मचारी हैं और वो कोई ब्यूरोक्रेट हैं। विश्वविद्यालय में सिस्टम नहीं होता। प्रोफेसर भी एकेडमिकली अच्छी स्ट्रॉन्ग पोजीशन का व्यक्ति होता है और सब जानते हैं कि ये प्रोफेसर कुलपति बनते हैं। और कुलपति कैसे बनते हैं मैं अनेक साक्षात्कार में कह चुका हूँ। थोड़ा भी जुगाड़ आपका हो, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हो और गांधी जी की कृपा हो तो लोग कुलपति बन जाते हैं। इसलिए मैं उनसे बचता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं उनसे बातचीत करूंगा तो एक कन्फ्रंटेशन होगा, इसलिए मैं ही उनसे बातचीत करना नहीं चाहता। और विश्वविद्यालय के कार्यक्रमों में इसलिए नहीं जाता कि वहाँ जिस तरह कुलपति के आसपास लोग बैठकर उनकी साइकोफेंसी करते हैं, चाटुकारिता करते हैं, मुझ जैसे स्वाभिमानी व्यक्ति को झिलती नहीं है। इसलिए मैं सोचता हूँ इनसे दूर रहा जाए और अपने एकेडमिक और लिटरेरी काम में लगा जाए, वो ज़्यादा अच्छा है मेरे लिए। जब आपने ये कहा कि कुलपति बनने के लिए जो प्रक्रिया आपने कही, लेकिन आपके जो बड़े भाई माननीय पूर्व कुलपति जी मोतिहारी में रहे हैं, प्रोफेसर संजीव शर्मा जी, वो चूंकि कुलपति भी रहे हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय के, और यहाँ भी माननीय जो कुलपति है उनके आसपास उनकी उपस्थिति दिखाई देती है और आपकी जो है उनसे दूरी है। तो दो भाई, दोनों की विचारधारा है अलग, तो इसको कैसे समझा जाए? देखिए, हर बड़ा अधिकारी ये चाहता है कि सामने वाला मेरे किस लाभ का है, किस काम का है। कुलपति के लिए मैं किसी लाभ का आदमी नहीं हूँ, क्योंकि मैं किसी भी पार्टी या किसी आइडियोलॉजी का स्थायी सदस्य नहीं हूँ। मेरे भाई सौभाग्य से कुलपति रहे हैं, कुलपति के स्तर के हैं। दूसरे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में एक विचारधारा के लेवल पर वो काफी बड़े लोगों के संपर्क में हैं। कुलपति भी बस समझदार हैं, वो जानती हैं कि किस को खुश रखना है, किसको आसपास रखना है। क्यों कि अगर थोड़ा मेरा कहीं कोई मामला बिगड़ा तो आरएसएस लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर कोई मेरा मामला बना सकता है। यही कारण है कि आप उनकी बात क्यों कर रहे हैं। दूसरे मंत्री जी हैं, उनके भी एक रिश्तेदार हैं, वही बहुत निकट हैं।
जी आप कल्पना करो अगर वो मंत्री जी ना होते तो क्या वो इतनी महत्ता पा लेते जो आज पा रहे हैं। जी कल्पना करो 2029 में अगर भगवान ने ऐसा ना करे, उन्हें को टिकट ना मिला और वो मंत्री नहीं बन पाए, तो क्या आने वाले कुलपति इतनी इंपॉर्टेंस देंगे? ये सब कुछ कैलकुलेशन है। मैं किसी काम का नहीं हूँ कुलपति के लिए, ना मैं किसी बड़ी विचारधारा जुड़ा हुआ हूँ, ना मेरे को कोई पद है, तो कुलपति मुझे क्या पूछेंगे? कुलपति उन्हें पूछती है जिनके पास बड़े पद हैं। जैसा आपने कहा कि आपके भाई मतलब कुलपति रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ रहे हैं कुलपति, तो आप उनके भाई हैं। जैसे आपने कहा मंत्री के रिश्तेदार हैं तो उसका लाभ ले रहे हैं, तो कुलपति के भाई होने का लाभ आपको क्यों नहीं मिल रहा है? इसलिए नहीं मिलता, मैं काफी मुखर आदमी हूँ, मैं बहुत स्पष्टवादी हूँ, मैं ज्यादा ज्यादा स्पष्ट बोलता हूँ, और वो स्पष्टता किसी को अच्छी नहीं लगती। एकेडमिक काउंसिल की बैठक में जब कोई बात गलत होती है बोल जाता हूँ। सब चाहते हैं कि राजा की हाँ मिलाई जाए, वो मुझको मेरे बस की है नहीं। और मेरा जीवन जब कट गया, पूरा जीवन मैंने यही काम किया, हाँ गलत बात का विरोध किया, अब मेरे बस की नहीं है। और मैं अपने को चेंज करने का प्रयास भी करता हूँ, तो बहुत ज्यादा चेंज नहीं कर पाता। जब हम चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की कुलपति महोदया के बारे में बात करते हैं, तो या कोई भी कुलपति हो विश्वविद्यालय का, आपका चूंकि यहाँ लगातार शिक्षण कार्य से जुड़े रहना है, तो आपको क्या अच्छी बातें लगती हैं प्रोफेसर संगीता शुक्ला में जो वर्तमान में कुलपति है, और क्या बातें लगती हैं कि ये नहीं होनी चाहिए? देखिए, हमारे विश्वविद्यालय के जो माननीय कुलपति हैं, वो बहुत मेहनती हैं, बहुत परिश्रमी हैं, और मैंने उनको जन्म में जो पत्र लिखा था उसमें भी स्वीकार किया था कि मैं आपके कार्य की सराहना करता हूँ, बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत मेहनती महिला हैं, बहुत सोफिस्टिकेटेड हैं, वेल बिहेव्ड हैं, एलिगेंट हैं। लेकिन जब वो कभी इतनी ज़्यादा, ये वो कभी कभी मुझे लगता है कि वो ये क्यों नहीं समझ पाती हैं कि जो प्रोफेसर के आसपास बैठते हैं और उनको भड़काते रहते हैं और उनका एक चाटुकारिता करते रहते हैं, उन्हें ये रोकना चाहिए, उन्हें अच्छा नहीं लगता। उन्होंने विश्वविद्यालय को काफ़ी काम किया है, नेट में भी A++ दिलाया है, कागज पर तो है ही, ऐसा भी है, लेकिन उन्हें इससे बचना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए। और मुझे कभी कभी लगता है कि विश्वविद्यालय के कुछ कचपे शिक्षक जो उनके लिए उन समस्याओं के संकट मोचक बनते हैं, वही उनकी समस्याएं पैदा करते हैं। और मैंने अपने उनको कई बार पत्र में लिखा है कि आप उनसे बचिए, वो समस्याएं खुद ही क्रिएट करते हैं, खुद ही संकट मोचक बनते हैं, ताकि कुलपति का फेवर पा सकें। अगर मैं कल को कुलपति बन जाऊं तो मुझे समझ होगी कि ये लोग संकट मोचक हैं या संकट बढ़ाने वाले हैं। कुलपति ये समझने में असफल रही हैं, क्योंकि कुलपति जो आदमी उनको अच्छी सलाह देता है या कोई बोलता है उसे स्वीकार नहीं करते। उन्होंने कहीं मुझसे ये नहीं कहा एक बार बुलाकर, आइए विकास जी क्या समस्याएं हैं, आप बताइए मुझ में क्या कमी है, मेरे प्रशासन में क्या कमी है, आप क्या फील करते हैं। मैं उन्हें बहुत ही पोलाइट समझा देता कि मैडम इसी चीज दूर रहिए आप। अब देखिए इतना बड़ा कांड हुआ और सारा प्रॉक्टर बोर्ड बैठा रहा, खड़ा रहा, लड़के चैम्बर में घुस गए, वो क्यों नहीं बोले, और फ्री प्रॉक्टर बोर्ड है। मैंने यही कहा था उनसे, मैडम से खुलेआम लेटर लिखकर कि प्रॉक्टर बोर्ड को भंग कीजिए जब वो इस लायक नहीं है, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो मुझे लगता है उनकी कोई मजबूरियां हैं, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। जी सर, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं कि जब आपने ये कहा कि कुलपति महोदय को मुझे बुलाना चाहिए, ऐसा तो नहीं केवल आप ही अकेले विरोध करते हैं, तो उनको लगता होगा या अन्य शिक्षक भी हैं जो उनका विरोध करते हैं? देखिए, जब मुझे विश्वविद्यालय के शिक्षक अकेले मिलते हैं ना, 90% टीचर्स उनके विरोध में रहते हैं। और आप देख लेना, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ इस इंटरव्यू में, जिस दिन उनका जाने का समय आएगा, यही शिक्षक उनके खिलाफ खुल के बोलने लगेंगे, आधे से ज्यादा, क्योंकि उन्हें पता है कि वो 3 साल कुलपति हैं, तो क्यों सच बोला जाए। ऐसा है, जो भी आदमी सच बोलेगा, जो भी आदमी सत्ता का थोड़ा भी बात को गलत करेगा, वो बुरा लगेगा, लेकिन वो अच्छा आदमी होगा। मैं कुलपति के खिलाफ नहीं हूँ बिल्कुल भी, कुलपति बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप उनसे ग्रेड के लिए कहो कितना ग्रेड मैं उनको दूं, 10 में से 6 मैं उन्हें ग्रेड दूंगा, 7 भी दे सकता हूँ। लेकिन जो जिन लोगों से घिरी हुई है वो गलत सलाह दे रहे हैं, वही समस्या पैदा कर रहे हैं, वही अभिनय कर रहे हैं, और समस्याएं पैदा करके उन्हें विश्वविद्यालय के बारे में इतना डरा दिया है कि वो उनके मैं वीडियो देखता हूँ छात्रों के साथ, वो इतनी फ्राइटेड रहती, डरी रहती है। डरने की आवश्यकता नहीं है, लड़के क्रिमिनल नहीं है, लड़के बदमाश नहीं है, और ये छात्र नेता कोई क्रिमिनल नहीं है, आप उन्हें क्रिमिनल बना रहे हैं। जी राइट, जिनको आप लगातार पुलिस केस बना रहे हैं, कर रहे हैं, उन्हें आप अपराधी बना रहे हैं। वो सामान्य बात लेकर आते हैं, बात सुनिए, और आपके विश्वविद्यालय में अच्छा खासा पैसा है, अच्छी सुविधाएं हैं, उनकी प्रॉब्लम सुनिए, कोई छात्र आगे नहीं होगी, पनप नहीं पाएगी। लेकिन हमारे विश्वविद्यालय के कतिपय शिक्षक, ज्यादा नहीं है वो 3-4 हैं, वो उनको समस्याएं ऐसी भयावह पैदा करते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं बग बियर, हवा पैदा करते हैं, ताकि वो डरी रही रहें और वो उसका लाभ लेते रहें। हाँ, मैं आपकी इस बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि अगर हम पूर्व के जो हमारे छात्र संघ अध्यक्ष और महामंत्री रहे, उनका एक बोर्ड है, अगर आप उसको देखें, अध्ययन करें, अब तक के जितने अध्यक्ष हुए, महामंत्री हुए, वो एक सफल अच्छे शिक्षक हैं, वो सफल उद्यमी हैं, व्यवसायी हैं, अब अच्छे नेता हैं। किसी का भी एकेडमिक रिकॉर्ड उस तरह से खराब नहीं, क्रिमिनल या हिस्ट्रीशीटर वो नहीं है। तो ये तो पूर्णतः सहमत हुआ जा सकता है कि छात्रों की समस्याएं सुनी जानी चाहिए, उनसे दूर नहीं भागना चाहिए। जी आप एक स्थापित उपन्यासकार के रूप में ख्याति पा रहे हैं,
और लगातार आपके उपन्यासों पर शोध भी हो रहे हैं, न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि उत्तर प्रदेश के बाहर के विश्वविद्यालयों में भी ये कार्य आपका आपके उपन्यासों पर चल रहा है। आप एक शिक्षक नेता के रूप में भी आपको राजनीति का एक अनुभव है। क्या कभी किसी राजनीतिक दल में जाने की कोई योजना है भविष्य में? देखिए, कुछ साल पहले मेरी बहुत इच्छाएं थी कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी में जुड़ूं, लेकिन अब मैंने अपनी इच्छा को भी समाप्त कर लिया है। क्योंकि राजनीतिक पार्टी में जाने के लिए बहुत आवश्यक है कि आप कहीं चाटुकारिता बहुत ज़्यादा करें और आपकी थिक स्किन हो और आप थोड़े शूड हों। मैं मूलतः शूड आदमी नहीं हूँ, मैं रचनाकार हूँ और रचनाकार शूड नहीं होता। जो लोग राजनीति में गए हैं, लेखक, रचनाकार, वो बहुत ज़्यादा सफल नहीं हुए हैं। तो चार अटल बिहारी वाजपेयी को छोड़ सकते हैं आप, वो एक सफल रहे। लेकिन मैं अपने आप को अब राजनीति के फिट नहीं पाता। मैं सोचता हूँ कि मैं साहित्यिक काम में लगा रहा हूँ, ये ज़्यादा अच्छा है मेरे लिए, ये मुझे सम्मान ज़्यादा देगा। अभी हाल ही में आपका ये उपन्यास हेल्प फॉर द पीपल आया है। ये लगा के इमरजेंसी से और अन्ना हजारे का आंदोलन और आम आदमी पार्टी का उदय, इन सब पर बात करता है। आम आदमी पार्टी में आपके भाई डॉक्टर कुमार विश्वास जी भी रहे हैं, तो क्या इस पूरे राजनीतिक परिदृश्य में कुमार विश्वास जी की दृष्टि है? हाँ, मैंने इसमें अन्ना हजारे आंदोलन का जिक्र भी किया है और मोदी का आगमन 2014 का और गोधरा कांड से पहले, गोधरा कांड के बाद मैंने उपन्यास औरंगजेब से प्रारंभ किया है और औरंगजेब से प्रारंभ करता हुआ मैं इसको इंदिरा गांधी की हत्या तक ले गया हूँ। अन्ना हजारे आंदोलन का भी जिक्र किया है, आम आदमी पार्टी का भी जिक्र किया है। लेकिन मैंने बताने का प्रयास किया है किस तरह अन्ना हजारे आंदोलन से पैदा हुए लोग बाद में आबकारी, जो शराब का जो उसमें पकड़े गए, जेल जाना पड़ा। लोगों ने एक विश्वास किया था एक आंदोलन पर, वो विश्वास उन्होंने तोड़ा और आपातकाल में जिस तरह नेताओं के साथ हुआ, उनको नजरबंद रखा गया, जेल में पकड़ रखा गया और उनको सेंसरशिप प्रेस की थी, उस सब का जिक्र किया है। आज सर वर्ल्ड ऑथर्स डे है। अमेरिका में 1928 में इसकी शुरुआत हुई, जो लेखकों को याद करने के लिए है। हालांकि भारत में कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की जो जयंती होती है, उस पर ये राष्ट्रीय लेखक दिवस भारत में मनाया जाता है। तो आज हम चूंकि लेखक दिवस पर आपसे बात कर रहे हैं, तो आपके जो प्रिय कथाकार, उपन्यासकार या कहानीकार हिंदी में और अंग्रेजी में कौन कौन है? देखिए, मैंने आपसे पहले भी पिछले इंटरव्यू में कहा था कि मैंने हिंदी साहित्य बहुत अच्छी तरह पढ़ा है। मुझको हिंदी के छायावादी कवि बहुत मोहित करते हैं, मुख्य रूप से प्रसाद और निराला मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और दिनकर मुझे, वो प्रगतिवादी भी हैं, छायावादी भी हैं, जी। मतलब निश्चित रूप से मुझे वो अच्छे लगते हैं। और जहाँ तक अंग्रेज साहित्य का संबंध है, मुझे रोमांटिक पोएट्स में जॉन कीट्स बहुत अच्छे लगते हैं और उपन्यासकारों में D.H. लॉरेंस मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। उनका नोवेल लेडी चैटर्लीज लवर, रेनबो, व्हाइट पीकॉक मुझे अच्छे लगते हैं। और हिंदी उपन्यासकारों में धर्मवीर भारती मेरे प्रिय उपन्यासकार हैं। जी, एक लेखक का विचार कई लोगों का विचार बन जाता है और किसी एक पुस्तक से, किसी एक कहानी से, किसी एक कविता से बहुत सारे लोगों का जीवन परिवर्तन भी हो जाता है। तो एक लेखक के रूप में ये कितना गौरवान्वित करने वाला विषय है। आप इस दृष्टि से, चूंकि आपकी एक परंपरा है, आपके पिताजी, भाई और आप सब लेखक के रूप में कार्य करते हैं, शिक्षक तो हैं ही हैं, तो इसको कैसे आप, बाकी जो लेखक हैं उनको कैसे आप याद करना चाहेंगे? मुझे लगता है कि लेखकों को पढ़ने से आदमी अपने आप को पूर्ण मानव की तरफ अग्रसर करता है। अच्छा पढ़ने से विद्यार्थी काल में अगर आप अच्छी पुस्तकें पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपका मानसिक विकास होगा, बौद्धिक विकास होगा, आपकी भावनाएं विकसित होंगी। मुझे लगता है साहित्य का काम है भावना और संवेदनाओं का व्यक्ति बनाना। इस आपाधापी के युग में, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन में, इस विज्ञान के युग में, टेक्नोलॉजी के युग में अगर हम साहित्य पढ़ेंगे तो मनुष्य बने रहेंगे। मनुष्यता बहुत इंपॉर्टेंट है और मनुष्यता साहित्य पढ़कर ही आएगी। विज्ञान और साइंस पढ़कर स्किल कर कर आप स्किल्ड तो बन जाएंगे, लेकिन अच्छे व्यक्ति नहीं बन पाएंगे। अच्छा व्यक्ति बनने के लिए साहित्य पढ़ना अनिवार्य है। इसलिए कहा गया है साहित्य संगीत कला विहीन है, साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीन है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया और आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। तो दोस्तों, साथियों, अगर ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आगे फिर किसी नई जानकारी के साथ आपसे जुड़ते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।